Hello, good evening everyone. Welcome to Target JK exam. My name is Rakshana Singh and today I'm here to tell you about the syllabus of JKSSB सुपरवाइजर एग्जाम। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे सुपरवाइजर एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस खोला हुआ है और ये रहा हमारा सिलेबस जिसमें हमारे 6 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ JNK 20 marks. Second one is general English and comprehension 10 marks. Third one is general intelligence and reasoning 10 marks. Fourth one is general science again 10 marks. Fifth one is computer again 10 marks. And the sixth one is specialization. The important topic सुपरवाइजर एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो है स्पेशलाइजेशन। बिकॉज आप इसकी वेटेज देख सकते हैं 60 मार्क्स। हमारा पूरा एग्जाम ही 120 मार्क्स का है। हमारा पूरा एग्जाम आप देख सकते हैं कि 120 मार्क्स का है और उसमें से सिर्फ 60 मार्क्स का ये अकेला टॉपिक है। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें इस स्पेशलाइजेशन टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, पहले डिस्कस करते हैं। और जो ये बाकी के ऊपर के 5 टॉपिक्स हैं ये आपको हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, टारगेट JK एग्जाम्स। वहां पे हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है, आपको ये सब वहां पे टॉपिक्स मिल जाएंगे, विद PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको मॉक टेस्ट लिए जाएंगे आपको वहां पे। तो आपको सबसे पहले जाके हमारी ऐप डाउनलोड करें टारगेट JK एग्जाम्स और वहां पर आपको ये सारा के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आप देख रहे हैं। ये रहा हमारा टॉपिक स्पेशलाइजेशन, हमें आज ये पढ़ना है। ठीक है, ये रहा हमारा स्पेशलाइजेशन टॉपिक जो है 60 मार्क्स का। ठीक है, इसके बीच में 6 यूनिट है और हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। हमारे फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट सब टॉपिक है उसका फर्स्ट पार्ट है सोसाइटी। ठीक है, आप सबको पता है सोसाइटी क्या होती है, जहां हम रहते हैं उसे सोसाइटी बोला जाता है। ठीक है, उसके आगे कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोसाइटी। शैल वी स्टार्ट? ठीक है, ये रहा हमारा टॉपिक सोसाइटी। अब आप मुझे बताएं कि आप सोसाइटी से क्या समझते हैं, कि किसे सोसाइटी बोला जाता है। ठीक है, सबको इतना नॉर्मली पता है कि जहां हम रहते हैं उसे सोसाइटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसे सोसाइटी? बिकॉज जहां हम रहते हैं उसे सोसाइटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, जहां पे एक से ज्यादा लोग इकट्ठे रहें उसे सोसाइटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप मेरी पिक में देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। ठीक है, तभी मैंने ये लगाई आपको दिखाने के लिए कि, और हम तो स्पेशली इंडिया में रहते हैं जहां पे बहुत ही डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है, हमारा कल्चर बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी की सोसाइटी है क्या है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सोसाइटी। मैंने आपके लिए एक छोटा सा माइंड मैप बनाया है जिससे आप चीजों को जल्दी समझ पाएंगे। फर्स्ट थिंग इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, सोसाइटी में कभी भी हम किसी अकेले इंसान को नहीं बोल सकते कि ये सोसाइटी है। मैं अपने आप को नहीं बोल सकती कि मैं सोसाइटी हूं, नहीं। एक इंडिविजुअल पर्सन कभी अपने आप को नहीं बोल सकता कि वो एक सोसाइटी है। जैसे कि ये एक सर्कल है, ये अपने आप को नहीं बोल सकता कि मैं सोसाइटी हूं या मैं सोसाइटी में रहता हूं, नहीं। जब इसके आसपास और सारे सर्कल्स इकट्ठे हो जाएंगे
और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड करेंगे या एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, इस चीज को बोला जाएगा सोसाइटी। कैसे? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या करते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स? लिविंग टुगेदर, एक साथ रहते हैं, एंड शेयर देयर कॉमन इंटरेस्ट, और वो अपने जो भी उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसे सोसाइटी बोला जाता है। जैसे आप भी अपनी फैमिली में ही रहते हो, तो आप क्या करते हो? आप अकेले रहते हो, अगर आपके माइंड में कोई चीज आती है या आप कुछ सोचते हो या आपके मन में कोई चीज करने का वो होता है, तो आप क्या वो चीज अकेले सोचते हो? नहीं, आप दूसरे इंसान के पास जाओगे, उसे वो चीज बताओगे, अपने जो भी आपका कॉमन, जो भी आपकी थिंकिंग होगी आप उसके साथ शेयर करोगे। ठीक है, हमें बस सोसाइटी से एक चीज समझनी है कि इन अ सोसाइटी वी कांट लिव अलोन। ठीक है, हम कभी सोसाइटी में अकेले नहीं रह सकते हैं, हमें हमेशा सोसाइटी मिलजुल कर ही बनती है, लोगों से मिलजुल कर सोसाइटी बनती है। और कैसे सोसाइटी बनती है, हम क्या करते हैं सोसाइटी में रह के? फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का जो ग्रुप होता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर सोसाइटी में कैसे रहता है? एक तो वो इकट्ठे रहते हैं, एंड सेकंड वो अपने अपने जो भी उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वो शेयर करते हैं। सेकंड वन इज दे इंटरेक्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, जैसे सोशल इंटरेक्शंस एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, वो एक दूसरे के साथ अपने व्यूज शेयर करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ अपनी कोऑपरेटिव दिखाते हैं, अपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं सोसाइटी में रहने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मेरे घर के सामने एक मस्जिद है, ठीक है, और मेरे घर के सामने एक मंदिर है। ठीक है, और हम, ऐसा नहीं है कि अगर हम मंदिर में भजन लगाएंगे तो जो दूसरे मुस्लिम रिलीजन के पीपल है वो बोलेंगे आपने क्यों लगाया? नहीं, वो कॉपरेट करते हैं हमारे साथ। और अगर वो मस्जिद में अजान देंगे तो हम उन्हें जाके नहीं बोलेंगे कि आपने ये क्यों किया, नहीं, क्योंकि हम सोसाइटी में म्यूचुअल रिलेशनशिप्स के साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, यही सोसाइटी का सबसे बड़ा मकसद होता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव तरीके से रहना। और नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, कि जो सोसाइटी है उसमें एक ऑर्गेनाइज्डली उसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, जिसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अपने अपने रूल्स हैं और अपना अपना स्टेटस है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कल्चरल आइडेंटिटी। आपको पता है जो इंडिया है वो कल्चर में कितना डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, यहाँ पर हम सब एक दूसरे के साथ उनके बिलीव्स को शेयर करते हैं, उनके नॉर्म्स, उनके जो रिलीजियस वैल्यूज हैं उनको समझते हैं। ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मीन्स दैट कंसेप्ट शेयर्ड बिलीव्स, आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ अ सोशल ग्रुप। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं कि हम जो दूसरे सोशल ग्रुप्स होते हैं, हम उनके जो बिलीव्स और आइडियाज होते हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कंसेप्ट को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, बताया मैंने आपको, अवेयरनेस ऑफ कॉमन गोल्स एंड सेंस ऑफ यूनिटी। ठीक है, एक दूसरे के जो कॉमन गोल्स होते हैं उनमें हम अवेयरनेस दिखाते हैं, और सेंस ऑफ यूनिटी, एक दूसरे के साथ यूनिटी में सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, मैं चीजों को ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स करके नहीं पढ़ाऊंगी, मैं जितना हो सकेगा आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, हमें सुपरवाइजर का एग्जाम देना है एमसीक्यू में, हमें इस पे रिसर्च नहीं करनी है कि हम इस पे बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़े, नहीं, जितना हो सकेगा हम इसको उतना इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें वो चीज ज्यादा से ज्यादा समझ आए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट इज डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। डायनेमिक एंड इवॉल्विंग मीन्स, डायनेमिक मीन्स कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग और डेवलपिंग, मतलब जो सोसाइटी है ना वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है और डेवलप होती रहती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ डायनेमिक कंट्री, क्यों? क्योंकि इंडिया डेवलप कर रही है कॉन्टिन्यूसली। आज इंडिया की ग्रोथ, एक साल इंडिया की ग्रोथ कुछ होगी, उसके नेक्स्ट ईयर इंडिया का ग्रोथ बार देखना कैसे चेंज होता जाता है। ठीक है, इसका यही मतलब है कि सोशल चेंज आना और अडेप्ट करना एक्सटर्नल फैक्टर्स को, मतलब हमें अपनी सोसाइटी में खुद भी चेंजेस लाने हैं, और जो हमारी सोसाइटी में बाहर से एक्सटर्नली चीजें आती हैं हमें उन्हें भी समझना है। हमें ये नहीं कहना है कि नहीं हम बाहरली चीजों को अडेप्ट नहीं करेंगे, नहीं,
हमें इन सब चीजों को साथ इकट्ठे लेके चलेंगे तो हमारी एक सोसाइटी बनती है। ठीक है, ये एक माइंड मैप की तरह मैंने समझाया। अब मैं आपको इनको डेफिनेशंस में शेयर करती हूँ आपके साथ, आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये रहा, देखो व्हाट इज सोसाइटी, कि सोसाइटी क्या है। वो तो मैंने आपको एक समझाया कि एक इजी वे में कि हाँ, मतलब एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपरली वे में पढ़ेंगे कि सोसाइटी क्या है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स who live together in an organized way, making decisions about how to do things and sharing the work that needs to be done. ठीक है, मतलब सोसाइटी उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को बोला जाता है जो इकट्ठे रहते हैं, जो एक दूसरे के डिसीजंस लेते हैं, एक दूसरे के साथ अपना काम शेयर करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम देखें, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कोई डिसीजन लेती है तो हम क्या बोलते हैं, हम नहीं मानेंगे उसके डिसीजन को, नहीं, हम मानेंगे उनके डिसीजंस को। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट कौन है, वो भी तो एक इंसान ही है ना, वो भी लोगों से ही बनी हुई है। तो वही तो इसका लाइन का कहने का मतलब है कि सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग जो ग्रुप में इकट्ठे रहते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और वो एक दूसरे के डिसीजंस भी लेते हैं और एक दूसरे के साथ अपना वर्क भी शेयर करते हैं। That needs to be done in the society. ठीक है, अब हम समझेंगे ये टर्म है, या हम एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सोसाइटी वर्ड कहां से ड्राइव्ड हुआ है, मतलब ये वर्ड कहां से निकला है। ये निकला है लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड को ग्रीक वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लैटिन वर्ड को? लैटिन वर्ड को ग्रीक वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि द टर्म सोसाइटी ग्रीक वर्ड है तो कंफ्यूज मत होना अगर लैटिन वर्ड नहीं आएगा, तो लैटिन वर्ड को ग्रीक वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सोशियस, ग्रीक वर्ड सोशियस मीन्स एसोसिएशन, कंपेनियनशिप एंड टुगेदरनेस। वही जो मैंने सेम आपको ऊपर पढ़ाया कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की चीजों को समझना है। अगर हम किसी की चीज को समझेंगे, हम किसी की बातों की वैल्यू करेंगे तो आगे वाला इंसान भी हमारी चीज की वैल्यू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सोसाइटी हैज बीन व्यूड एज अ सिस्टम। अगर हम सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी एक सिस्टम की तरह चलती है। कैसे? मेड अप ऑफ इंटररिलेटेड and interdependent parts that function together to maintain the system as a whole. मतलब अगर मैं आपको ये एक सर्कल समझा दूं, ये मैं आपको एक एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब कि सोसाइटी एक सिस्टम से चलती है। कैसे सिस्टम से चलती है? ये एक इंसान है, ये काम के लिए इस इंसान पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये वाला इंसान भी आगे काम के लिए किसी इंसान पे डिपेंड होगा, ये भी किसी पे डिपेंड होगा, ये भी किसी पे डिपेंड होगा, और वो वापस उस पे डिपेंड, मतलब ये एक पूरा सर्कल बनता है। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ इंटरलेट करते हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं सोसाइटी को रन करने के लिए। ठीक है, वेरी फेमस थिंकर एरिस्टोटल। ठीक है, बहुत ही फेमस थिंकर है एरिस्टोटल, याद रखना है आपको ये। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड सोशल एनिमल। इंसान को सामाजिक जानवर कहा गया है। क्यों कहा गया है सामाजिक जानवर? बताओ, इंसान को जानवर के साथ क्यों कंपेयर किया गया? कभी आपने सुना है कि जंगल में सिर्फ एक ही जानवर है? नहीं रह सकता एक जानवर। अगर वो एक ही जानवर होगा तो उसका लाइफ साइकिल कैसे चलेगा, फूड चेन कैसे चलेगी उसकी? वैसे ही जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो सोशल एनिमल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान भी अकेला सोसाइटी में नहीं रह सकता। वो कैसे सरवाइव करेगा सोसाइटी में? अगर वो किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं होगा, तो वो सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसको आप नीचे समझिए कि सोशल बीइंग क्यों कहा गया है। बीइंग सोशल एनिमल्स वी लिव टुगेदर इन अ ग्रुप। सोशल एनिमल्स हमें इसलिए कहा गया कि हम ग्रुप्स में रहते हैं। यस, हम ग्रुप्स में रहते हैं, हम एक कम्युनिटी में
हमारे अंदर कम्युनिटी है, एंड इन अ सोसाइटी, इस एक सोसाइटी में, सोसाइटी इज मस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, वी हेल्प वन अनदर, गिव समथिंग टू अदर्स एंड टेक समथिंग फ्रॉम अदर्स। इस सोसाइटी में जब ह्यूमन बींग्स कैसे सरवाइव करते हैं, हम किसी की हेल्प करते हैं और किसी से कुछ लेते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर इस एग्जांपल में बताया कि ये इंसान इस पे डिपेंड है, ये इंसान इस पे डिपेंड है, ये इंसान इस पे डिपेंड है। आपको एक सीधी सी बात समझनी है कि इफ वी हैव टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं अगर हम इस सोसाइटी में सरवाइव करना है। ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि ह्यूमन बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ये आपको वो पूछ सकता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इन सोशियोलॉजी। सोसाइटी किसका कंसेप्ट है? सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है ना। तो सोशियोलॉजी में इसकी क्या टर्म दी गई है? द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल। सोशियोलॉजी में कहा गया है कि जो सोसाइटी है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को नहीं कहते, बट टू देम कंप्लीट पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शन दैट अराइज अमंग देम। इट इज अ प्रोसेस rather than a thing, motion rather than structure। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा कि सोसाइटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल्स हु लिव्ड इन अ टुगेदर एंड दे आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर टू फंक्शन टुगेदर। ठीक है, हमने ये पढ़ा वहां पे। बट सोशियोलॉजी में कहा गया है कि जो सोसाइटी है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को नहीं रेफर करती। क्यों? उन्होंने कहा कि ये एक कंप्लीट पैटर्न है नॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शन का। ठीक है, जो अराइज होता है यहाँ से, और ये एक प्रोसेसिंग, इसकी एक प्रोसेसिंग होती है थिंकिंग, थिंग से, मोशन से, और इसका एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये सोसाइटी लोगों से नहीं बनती है, ये एक पैटर्न है। मतलब यहाँ पर एक पैटर्न है, उसके नीचे उसके टाइप्स हैं, इस तरह से सोसाइटी है। आगे इसकी ये टाइप्स होंगी, इसकी ये टाइप्स होंगी, इसकी आगे आगे टाइप्स होगी। ठीक है, उन्होंने इसमें ये बताया गया कि सोसाइटी की एक टाइप्स में सोसाइटी को सोशियोलॉजिस्ट ने कहा है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं, बट हम इतने थिंकर्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें वही अगेन कि हमें रिसर्च नहीं करनी है, हमें सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, हमें सिर्फ कंसेप्चुअल हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको डेफिनेशंस बताती हूँ कुछ स्कॉलर्स की। पहला, एंथनी गिडिंग्स ने क्या कहा है? सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ। कि सोसाइटी खुद में एक यूनियन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस को एसोसिएट करती है इंडिविजुअल्स के साथ, उनका बॉन्ड बनाती है। बहुत अच्छी चीज बोली इन्होंने कि आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कि कभी आप एक एक करके लकड़ी को तोड़ोगे वो टूट जाएगी। ठीक है, मैं आपके सामने 3-4 स्टिक्स रखती हूँ, आप इसको तोड़ोगे टूट जाएगी, इसको तोड़ोगे टूट जाएगी, इसको तोड़ोगे टूट जाएगी, इसको तोड़ोगे। बट अगर मैं इन्हीं स्टिक्स को बंच में रखूं, क्या आप इनको तोड़ पाओगे? आप नहीं तोड़ पाओगे। उन्होंने यही कहा है एंथनी के कि सोसाइटी खुद में एक यूनियन है जिसे हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन से बनती है। ठीक है, जैसे कि ज्यादा दूर क्यों जाना, हम अपनी फैमिली को ही ले लें। जॉइंट फैमिली होती है जो, उसमें कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो वो खुद में एक सोसाइटी बन गई होती है। जो जॉइंट फैमिली होती है ना, वो खुद में एक सोसाइटी होती है। क्योंकि क्यों? डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट थिंकिंग होती है, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे इजीएस्ट वे है समझने का सोसाइटी को, अगर आप अपने घर से ही ले लें उस चीज को। ठीक है, अब टैलकॉट पार्सन क्या बोलते हैं? टू द टैलकॉट पार्सन, society may be defined as a total complex of human relationships insofar as they grow out of actions in terms of mean-ended relationships, interesting और symbolic। सेम ये भी यही बोलते हैं। टैलकॉट पार्सन जैसे कि एंथनी गिडिंग ने बोला था कि सोसाइटी खुद में एक यूनियन है। ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक सम ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप है जो एक दूसरे के साथ, इंडिविजुअल के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और टैलकॉट पार्सन बोलते हैं कि सोसाइटी एक टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप है।
ठीक है, जो ग्रो करती है आउट ऑफ एक्शन जाके एक दूसरे के टर्म एंड रिलेशनशिप तक। अब ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन बनता है और वो 5 साल बाद 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, नहीं, वो एक टर्म एंड तक चलेगा। जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप चलेगा, ठीक है। ओके, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। सॉरी अगर आपको पीछे नॉइस आ रही होगी, यहाँ पे शादी है किसी की, तो सॉरी अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होगी तो। एलटी हाउस होप, एलटी हाउस होप बोलते हैं कि सोसाइटी इज टिश्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। टिश्यू मतलब सेल बोलते हैं ना जिसे, वो कि ये एक दूसरे के साथ मिलके बनते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ के, ये ठीक है। मतलब सबका एक ही चीज कहनी है, हम जितने मर्जी ऑथर्स पढ़ लेंगे, सबने यही कहा है कि जो सोसाइटी है वो एक दूसरे पे रिलेट, एक दूसरे के साथ रिलेट करती है, वो खुद में यूनियन है। जो उसके ह्यूमन रिलेशनशिप्स है वो ऐसा नहीं है कि टर्म ऑफ एक्शन के साथ खत्म हो जाते हैं, नहीं, वो ग्रो करते जाते हैं मीन एंड रिलेशनशिप्स तक। अभी तक हमने 3 थिंकर्स पढ़े, तीनों ने सेम चीज बोली है, बट अपने अपने रिसर्च के हिसाब से उन्होंने इन चीजों को डिफाइन किया हुआ है। आपको ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से थिंकर ने बोला है दैट सोसाइटी इज टिश्यू ऑफ रिलेशनशिप, एलटी हॉबहाउस ने। कौन से थिंकर ने बोला है कि दैट सोसाइटी रिलेशन, सोसाइटी का टोटल ह्यूमन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जो ग्रो करता जाता है मीन एंड टर्म तक, टैलकॉट पार्सन ने। कौन से ऑथर थिंकर हैं जिन्होंने ये बोला है कि सोसाइटी खुद में यूनियन है, एंथनी गिडिंग्स ने, ठीक है। हमें ये चीजें याद रखनी है, भूलना नहीं। और आप अगस्त कॉम में थे तो उसको तो जानते होंगे। जो न्यू बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। यही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सोसाइटी को स्टडी किया। इन्होंने क्या देखा सोसाइटी में, कि जो सोसाइटी है ना वो सोशल ऑर्गेनिज्म है जो प्रोसेस करती है हार्मनी ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ, जो हमने ऊपर पढ़ा। जैसे इन्होंने कहा कि सोसाइटी इज अ टिश्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, कि जो सोसाइटी है वो सोशल ऑर्गेनिजम्स है, मतलब छोटे छोटे कण के साथ मिलके, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ मिलके एक होल सोसाइटी बनती है, ठीक है। हमें बस सिंपल वे में याद रखना है। फर्स्ट थिंग, हम इंडिया में रहते हैं, हमारा इंडियन कल्चर बहुत डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको इंसान मिल जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं सब की थिंकिंग को मिलाकर हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपके आसपास की जो सोसाइटी हुई, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर आपकी जो थिंकिंग है वो सबकी थिंकिंग होगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि सब अपने, एवरीवन हैज इट्स ओन थिंकिंग, सबका अपना सोचने का, देखने का, बोलने का अपना नजरिया है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं और अगर वो हमारे उस चीज में डिसएग्री करता है, हम उसके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं जाके, नहीं, हम उसकी थिंकिंग को आगे से अडेप्ट करते हैं, हम उसे बोलते हैं ठीक है, नहीं, हम उसके साथ कोऑपरेटिव रहते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी के क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे टॉपिक है कि सोसाइटी के क्या एलिमेंट्स हैं, कि किन एलिमेंट्स से मिलके सोसाइटी बनती है। फर्स्ट, सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोसाइटी में जब तक रिलेशनशिप्स हैं उसे सोसाइटी बनती है। लाइकनेस, हम किसी की चीज को पसंद करते हैं, किसी की चीज को नहीं पसंद करते। डिफरेंस, हम सबकी सोचने की, पहनने की, सबकी अपनी अपनी डिफरेंसेस ऑफ चॉइसेस हैं। वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव और कन्फ्लिक्टेड भी होते हैं। मतलब कोऑपरेटिव एंड कन्फ्लिक्टेड मीन कि अगर मेरे को मेरा फ्रेंड कोई बात बोल रहा है तो मैं उसके साथ, अगर मुझे उसकी बात अच्छी लग रही है तो मैं उसके साथ एग्री करती हूँ, ठीक है, मैं उसके साथ एग्री करूंगी, तो उसे कोऑपरेशन, मैंने उसकी बात में उसके साथ कोऑपरेट किया। कन्फ्लिक्ट मीन्स डिसएग्री, मैं उसको बोलूंगी कि नहीं ये चीज गलत है। अब आप देखो कि हमारी सोसाइटी में अगर हमारा कोई जो लॉ है,
अगर सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट पास कर देता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब उसको कोऑपरेट करेंगे उस वर्डिक्ट के साथ, नहीं, कुछ कोऑपरेट करेंगे तो कुछ कंफ्लिक्ट भी करेंगे ना, ठीक है। कुछ कोऑपरेट, अगर उसके में आप लगा लो कि 60% कोऑपरेट कर रहे हैं तो 40% कंफ्लिक्ट भी क्रिएट करेंगे। कईयों को उनकी बात अच्छी लगेगी, कईयों को उनकी बात बुरी लगेगी, बिकॉज एवरीवन हैज इट्स ओन चॉइस। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारा राइट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है ना कि हम अपनी किसी भी चीज को बोल सकते हैं, अपने कोई भी व्यूज, कोई भी वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज कल्चर। कल्चर को तो आपको पता ही है कि हमारा इंडिया तो डाइवर्सिफाइड है कल्चर में, पूरी कोई सब कंट्रीज में सबसे ज्यादा कल्चर और डाइवर्सिफाइड इंडिया है, सबसे ज्यादा कल्चर के लोग इंडिया में रहते हैं। आपको यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हर एक कम्युनिटी से लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे। और ऐसा तो नहीं हम बोल रहे हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम्स के साथ नहीं रहेंगे, हम सबके साथ मिलजुल के रह रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव वे में रह रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये एलिमेंट्स को जैसे इन्होंने यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट वन इज social relationships refer to way people interact with each other in a society. Social relationship means मैंने आपको ऊपर बताया था कि कैसे हम सोसाइटी में दूसरे पीपल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे उनके साथ मिलजुल के रहते हैं। Likeness and differences refers to the similarities and differences between individuals in a society means अगर हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम उन्हें बोलते हैं कि नहीं हमें एक चीज पसंद आई, और अगर हमें कोई चीज नहीं पसंद आती तो हम उसे बोल देते हैं कि हाँ हमें तुम्हारी ये चीज पसंद नहीं आई। कुछ लोगों के साथ हमारी सिमिलरिटीज मिलती होंगी, कुछ लोगों के साथ नहीं मिलती होंगी, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस रेफर टू म्यूचुअल रिलायंस ऑफ इंडिविजुअल्स ईच अदर इन अ सोसाइटी, मतलब इंडिपेंडेंस हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हैं इस सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए। कोई भी अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता इस सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए। Cooperation and conflict refer to the way in which individuals work together or against each other in a society. मैंने यही बताया आपको ऊपर कि हम किसी के साथ अगर हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे साथ में हमारी कलीग्स हैं, किसी का काम हमें पसंद आता है, किसी का काम हमें नहीं पसंद आएगा तो हम उसके अगेंस्ट जाके बोल देंगे कि हाँ भाई हमें तुम्हारा काम पसंद नहीं है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज कल्चर। कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, बिहेवियर आर आर्टिफिशियल्स ऑफ द कैरेक्टर सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक दूसरे के कल्चर को, उनकी वैल्यूज को, उनके बिलीव्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, मतलब मेरा एक मोहल्ला है, ठीक है। यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और क्रिश्चियंस भी हैं, ठीक है। जब हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, ये भी हम लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। जब इनके यहाँ पे ईद होती है, हम भी जाके इनको विश करते हैं, हम भी इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, इनको कोऑपरेट करते हैं। जब इनके यहाँ पे कोई त्योहार होता है, पता है इनका जैसे क्रिसमस आता है, हम भी उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, हम भी उसको कोऑपरेट करते हैं। हम क्यों करते हैं ये सब कुछ? क्योंकि हम एक दूसरे की वैल्यूज को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के रिलीजन्स में अपना बिलीफ दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको इजीली वे में समझाया जाए तो सोसाइटी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सोसाइटी एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जहां से हमें पता लगता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हमें वहां पर किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस वे में हम लोगों के साथ मिलते हैं, कैसे उनके साथ रहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि सोसाइटी का ओरिजिन मतलब जन्म, ठीक है, मतलब सोसाइटी का जन्म कहां से हुआ, कैसे सोसाइटी बनी, ओरिजिन मतलब इसका बर्थ, कि सोसाइटी आई कहां से। ऐसा तो नहीं होगा कि सोसाइटी आज ही है, सोसाइटी काफी टाइम से हमारे पूर्वजों के, उनके पूर्वजों के, उनके पूर्वजों के टाइम से होगी ना। ऐसा तो नहीं कि आज के टाइम पे सोसाइटी नहीं। हम देखते हैं कि सोसाइटी आई कहां से, सोसाइटी का बर्थ कैसे हुआ। इसमें कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहले डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी क्या बोलती है? अ नंबर ऑफ थ्योरीज हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी।
बहुत सारी थ्योरीज सामने आई हैं और उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले आती है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी मेक्स सोसाइटी द क्रिएशन ऑफ गॉड। डिवाइन थ्योरी ये बोलती है कि जो सोसाइटी है इसको गॉड ने बनाया, मतलब इसकी क्रिएशन भगवान ने की। Just as God created all the animals and inanimated objects of this world, so he created the society as well. In this course of time, particularly in the 16th and 17th centuries, took the form of divine right theory. कुछ थिंकर्स का रिसर्च करके ये मानना है कि जो सोसाइटी है वो भगवान ने बनाई थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने कुछ जानवर बनाए और कुछ एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स बना लिए, ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने स्टडी की, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने ये बोला कि 16th और 17th सेंचुरी के टाइम में डिवाइन थ्योरी ने जन्म ले लिया था और 16th और 17th सेंचुरी के टाइम सोसाइटी बनी। और ये सोसाइटी किसने बनाई? गॉड ने बनाई, ठीक है। आपको ये एग्जाम में थ्योरीज पूछ सकते हैं कि कौन सी थ्योरी में क्या बोला है, तो आपको ये याद रखना है कि जो जैसे कि जो डिवाइन थ्योरी है उसको बोला जाता है क्रिएशन ऑफ गॉड। डिवाइन थ्योरी में ये बताया गया है कि जो डिवाइन थ्योरी है वो गॉड, क्रिएशन ऑफ गॉड बोला गया उसको, कि जो ओरिजिन ऑफ सोसाइटी डिवाइन थ्योरी में भगवान ने, सोसाइटी भगवान ने बनाई। भगवान ने कैसे बनाई? कुछ एनिमल्स और कुछ इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को इस दुनिया में भेज के, ठीक है। सेकेंड वन, किसी और थिंकर ने रिसर्च की होगी, उन्होंने क्या रिसर्च किया कि जो सोसाइटी है वो फोर्स थ्योरी से बनी। क्या हुआ? फोर्स थ्योरी मेक्स सोसाइटी द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सोसाइटी ओरिजिनेटेड द सबजेक्शन ऑफ द वीकर बाय द स्ट्रॉन्गर, ठीक है। उन्होंने बोला कि फिजिकल फोर्स थ्योरी में ये बोला गया कि जो सुपीरियर फिजिकल लोग, जो सुपीरियर लोग थे, उन्होंने जो वीकर लोग थे उनको सब्जेक्शन करके उनको दबाकर सोसाइटी बनाई, ठीक है। हमने डिवाइन थ्योरी में पढ़ा कि क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है। ये डिवाइन थ्योरी ये बोलती है कि जो सोसाइटी है वो भगवान ने बनाई। भगवान ने कैसे बनाई? एनिमल्स और एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को भेज के। फोर्स थ्योरी ये बोलती है कि जो सुपीरियर फिजिकल फोर्सेस थी उसने सोसाइटी बनाई, उसकी वजह से सोसाइटी बनाई। कैसे? कि उन्होंने वीकर्स को सब्जेक्ट कर दिया और सुपीरियर्स खुद आकर बाहर खड़े हो गए, खुद आकर फ्रंट में खड़े हुए, उसकी वजह से सोसाइटी बनी। सेकेंड, जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरी है, मतलब ब्लड रिलेशंस की वजह से, ठीक है। ब्लड रिलेशंस की वजह से सोसाइटी कैसे? पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज मेक सोसाइटी द एक्सपेंशन ऑफ फैमिली सिस्टम, ठीक है। अब आपको एक मिनट में आपको बताती हूँ। आपको पता है पैट्रियार्कल क्या होता है और मैट्रियार्कल क्या होता है? पैट्रियार्कल होता है, एक मिनट में आपको यहां पे समझाती हूँ, यहां पे आपको मैं समझाती हूँ। पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मीन्स फैमिली बिलोंग्स टू फादर साइड, ठीक है। जो पापा के साइड की फैमिली होती है ना, जिसको आप बोलते हो दादू, दादी, चाचू, ये सब पैट्रियार्कल फैमिली होती है। और मैट्रियार्कल होती है फैमिली बिलोंग्स टू मदर साइड, जो मम्मा के साइड की फैमिली होती है, जैसे कि आपके नानू, नानी, मामू, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैट्रियार्कल फैमिली कौन सी होती है और मैट्रियार्कल फैमिली कौन सी होती है, ठीक है। द फैमिली हु बिलोंग टू फादर साइड, पैट्रियार्कल फैमिली, एंड द फैमिली हु बिलोंग्स टू मदर साइड आर कॉल्ड मैट्रियार्कल फैमिली, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि वो बोलते हैं, थिंकर्स ने जब रिसर्च की उन्होंने बोला
कि पैट्रियार्कल फैमिलीज और मैट्रियार्कल फैमिलीज ने बना उनके एक्सपेंशन ऑफ फैमिली सिस्टम से सोसाइटी बनी। मतलब कि जैसे जैसे पैट्रियार्कल फैमिलीज और मैट्रियार्कल फैमिलीज में रिलेशंस बढ़ते गए वैसे वैसे सोसाइटी बनती गई। ठीक है, ये मानना है किसका? सर हेनरी माइन्स का। किसका? सर हेनरी माइन्स। उन्होंने डिफाइन किया है patriarchal theory as the theory of the origin of society in separate families that held together by the authority and the protection of the eldest male descent. Descent मतलब पूर्वज। ठीक है, सर हेनरी का ये मानना था कि जो पैट्रियार्कल थ्योरी है या जो मैट्रियार्कल थ्योरी है उसमें उन्होंने ये कहा कि जो सोसाइटी का ओरिजिन है वो फैमिली, सेपरेटेड फैमिली से हुआ है। मतलब एक फैमिली, ठीक है, सेकंड फैमिली, दो फैमिलीज, तीन फैमिलीज, मतलब चार फैमिलीज ले लो, अलग अलग फैमिलीज हैं और उनके जो मेंबर्स हैं आगे या उनके जो एल्डेस्ट मेल डिसेंट्स ने अपने जो घर संभाल के रखे थे उसकी वजह से सोसाइटी बनती गई। ठीक है, ये किसका मानना था? सर हेनरी का मानना था। ये सर हेनरी जी का ये मानना था। ठीक है, जैसे कि आपको एक सिंपल वे में मैं बताऊं, जैसे जॉइंट फैमिली होती है, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि एक जॉइंट फैमिली। अब जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली में टोटल 15 मेंबर होंगे, 15 मेंबर्स, जिनमें मेरे दादू, दादी, चाचू, चाची, ताऊ जी, ताई जी, हम कजन, सब टोटल 15 मेंबर्स हैं। और आप खुद सोचो जब ये 15 मेंबर्स अलग अलग हो जाएंगे, जैसे मेरे कजन्स हैं उन सबकी अलग अलग शादी हो जाएगी, तो आगे हमारी फैमिली कितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो वही ना हमारी, मैं बोल रही हूँ ना कि जॉइंट फैमिली भी खुद में एक सोसाइटी होती है। और किसी भी चीज को पढ़ना या समझना सबसे पहले अपने आप पे वो चीज लागू करनी चाहिए, तो वो चीज आपको ज्यादा आसानी से समझ आती है। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने, सन हेनरी ने यही तो बोला कि जो सेपरेटेड फैमिलीज थी, जब उनके आगे मेंबर्स बढ़ते गए, जो उनके एल्डेस्ट मेल डिसेंट थे, उन्होंने जब अपनी फैमिलीज को संभाला तो वो एक्सपैंड होती गई और वो एक सोसाइटी बन गई। जैसे कि आज मेरे दादू जी हैं, जो उन्होंने उनके तीन बेटे हैं, उन्होंने अपने तीनों बेटों को साथ में रखा हुआ है एकजुट करके। दैट्स वाई ना हमारी इतनी बड़ी फैमिली है। अगर अलग अलग होते हम सब, तो हम न्यूक्लियर फैमिली में होते, हम बोल ही नहीं सकते कि हम एक सोसाइटी है, हम खुद एक घर में ही सोसाइटी है हमारी, क्योंकि हम 15 मेंबर्स एक घर में रहते हैं। सोचो हम सबकी डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग्स है, हम सबकी डिफरेंट डिफरेंट लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, बट फिर भी हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहते हैं। यही तो फैमिली है, यही तो सोसाइटी है। अपने आप से शुरू करोगे तो आपको चीज आसानी से समझ आएगी। ठीक है, ये याद रखना है कि पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल थ्योरी के ऊपर सर हेनरी मेन्स ने क्या बोला है। ठीक है, उसके बाद आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोलती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये बोलती है, इन दिस थ्योरी, in addition to these theories, the social contract theory views society as a contrivance deliberately. ठीक है, society as a contrivance deliberately set up by man from certain ends. According to this theory, all men were born free and equal. Individual precede societies and individuals made mutual agreements and created society. ठीक है, पहली चीज, contrivance deliberately means the act of intentionally arranging for some time to happen by clever or planning. मतलब कि हम ना अपने भले के लिए, देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, जो अपना भला चाहता है ना वो अपने भले के लिए ना कुछ क्लेवर थिंकिंग तो करेगा ही करेगा ना, अपने आप को आगे लाने के लिए। अब मार्केट में आप देखते हो कि कितना कंपटीशन है। ठीक है, अगर मैं आज आपको सुपरवाइजर एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूँ तो बाकी के भी बहुत सारे चैनल्स हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं सब, बट हम ये सोचते हैं कि हम अपना कंटेंट कैसे सबसे अलग दें आपको, कैसे हम सबसे अलग पढ़ाएं आपको। वैसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये बोलती है कि हमें सोसाइटी में रहने के लिए सबके सब कॉन्ट्रीवेंस डेलिबरेटली सेटअप करने पे लगे हुए हैं अपने एंड्स तक, जब तक वो काम वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई फ्री है
और इक्वल है सोसाइटी में रहने के लिए। अगर कोई विमेन या मैन है, दोनों काम करते हैं, दोनों को इक्वल वेजेस मिलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। वी वर बॉर्न फ्री एंड इक्वल टू डू एनीथिंग, ठीक है। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि जो काम मैन कर सकते हैं वो विमेन नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल कभी सोसाइटी को प्रोसीड नहीं कर सकता, इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल्स मिलके म्यूचुअल एग्रीमेंट से सोसाइटी क्रिएट करते हैं। कभी एक इंसान, मतलब ये एक इंसान क्या कर लेगा, किसके साथ बात करेगा, किसके साथ अपने थॉट्स शेयर करेगा, किसी के साथ नहीं ना, तो ये कैसे सोसाइटी बनाएगा, ये नहीं सोसाइटी बना सकता। अगर ये एक इंसान अपने व्यूज इसके साथ शेयर करेगा, ये आगे शेयर करेगा, ये उससे आगे शेयर करेगा, इस तरह से जो लाइफ साइकिल चलता रहता है उसे हम सोसाइटी बोलते हैं। एंड एवरीवन इन दिस सोसाइटी आर इक्वली फ्री टू प्रोसीड देयर कॉन्ट्रीवेंस डेलिबरेटली, ठीक है, बाय देयर सर्टेन एंड्स, जब तक वो कर सकता है, ठीक है। अभी तक हमने कितनी थ्योरीज पढ़ ली? अभी तक हमने 4 थ्योरीज पढ़ ली। पहली डिवाइन थ्योरी, जो कहती है कि सोसाइटी की क्रिएशन गॉड ने की टू क्रिएटेड द एनिमल्स एंड एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स। फोर्थ थ्योरी ये कहती है कि सुपीरियर्स ने जो वीकर्स थे उनको सरपास करके खुद को ऊपर लाके सोसाइटी बना ली। थर्ड पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरी, इसमें सर हेनरी ये बोलते हैं जो फैमिलीज हैं, जो सेपरेटेड फैमिलीज हैं, उन्होंने सोसाइटी में ओरिजिन किया, जो उनके एल्डेस्ट मेल्स थे, डिसेंट्स थे, उन्होंने सबको संभाल के रखा, एकजुट करके रखा, तो उसकी वजह से सोसाइटी बनी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये बोला गया है कि हर कोई इस सोसाइटी में फ्री है और इक्वली काम कर सकता है, और वो अपने आप को बढ़ावा देने के लिए चालाकी से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन थ्योरी। इवैल्यूएशन थ्योरी में ये बोला गया है कि इवैल्यूएशन थ्योरी ऑफर्स अ जनरली करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। बाकी सबने अपने अपने व्यूज दिए, थिंकर्स ने, किसी ने बोला कि गॉड ने सोसाइटी बनाई है, किसी ने बोला कि नहीं वीकर्स को सरपास करके सुपीरियर्स ऊपर आ गए, फिर बोला गया कि नहीं पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल से सोसाइटी बनी है, ठीक है। बट जो इवैल्यूएशन थ्योरी है उसमें करेक्ट एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दिया गया है ओरिजिन ऑफ सोसाइटी का, कि अकॉर्डिंग टू इट सोसाइटी इज नॉट अ मेक बट अ ग्रोथ। इवैल्यूएशन थ्योरी में ये कहा गया है कि सोसाइटी बनती नहीं है, हम बना नहीं सकते हैं उसको अपने हाथों से, सोसाइटी में ग्रोथ होती है, ठीक है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल इवैल्यूएशन, टाइम टू टाइम सोसाइटी में ग्रोथ होती जाती है। जैसे कि पहले हम एक प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में रहते थे, पता ही नहीं था इंडस्ट्रीज क्या होती है, उसके बाद एग्रीकल्चर आया, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज के बाद पोस्ट इंडस्ट्रीज आई, सब इवैल्यूएशन होती गई ना लाइफ में। पहले किसी को कुछ नहीं पता था, हंटिंग गैदरिंग करके लोग अपना खाना अरेंज करते थे, फिर एग्रीकल्चर आया, फिर उन्होंने सीखा कि नहीं खाना कच्चा खाते थे, फिर उनको लगा नहीं हम ये खाना उगा भी सकते हैं, इसको बोएंगे, उगाएंगे और पकाकर खाएंगे। फिर भाई इंडस्ट्रीज आ गई, लोगों का काम मशीनों ने ले लिया, ठीक है। अब तो पोस्ट इंडस्ट्रीज में इतना हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, जो इंसानों का काम और मशीनों का काम, इंसानों का काम लेके मशीनें काम कर रही है, ठीक है। ये ग्रेजुअल इवेल्युएट होती गई है सोसाइटी, कि हम सोसाइटी को बना नहीं सकते, खुद से क्रिएट नहीं कर सकते किसी कल्चर की तरह, नहीं, ये टाइम टू टाइम ग्रोथ करती रहती है, ठीक है। इट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल इवेल्युएशन, इट इज कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, फ्रॉम लेस परफेक्ट टू मोर परफेक्ट, एंड वेरियस फैक्टर्स जो हैव डेवलप्ड हेल्प करते हैं डेवलपमेंट को टाइम टू टाइम होने में, ठीक है। जैसे आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको आज कुछ सम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैथ्स के कुछ सम आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, बट अगर आप उनको 5 दिन रेगुलर करोगे आपको प्रोग्रेस दिखेगी, 10 दिन रेगुलर करोगे आपको और प्रोग्रेस, और 15th डेट पे तो शायद आपको उसका आंसर भी लर्न हो गया होगा विदाउट उसको निकाले। वैसे ही जो सोसाइटी है वो एक और अनऑर्गेनाइज्ड वे से ऑर्गेनाइज्ड वे में गई और लेस परफेक्ट से मोर परफेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा डेवलपमेंट को होने में, बट टाइम टू टाइम डेवलप्ड होती गई।
जैसे हम इंडिया की बात ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम अपने देश की बात करते हैं कि हमारा जो हमारी कंट्री थी पहले वो किसी चीज में उसकी ग्रोथ ही नहीं थी, आज उसकी मार्केटिंग ग्रोथ भी अच्छी है, ठीक है, हम कितनी सारी चीजों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जा रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जा रही है। और ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये पहले से ऐसा ही था, नहीं, इंडिया ने काफी बुरा टाइम भी देखा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की इतनी ग्रोथ हुई। हमने एक टाइम पे वो भी टाइम देखा जब इंडिया में खाने के लिए राशन नहीं था, ठीक है, और आज हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम दूसरे देशों को खाने के लिए दे रहे हैं। सोचो, ये भी एक टाइम आया ना। वैसे ही उन्होंने ये कहा गया है कि जो सोसाइटी है वो इवेल्युएट हो रही है, टाइम टू टाइम परफेक्ट होती जा रही है। आज हमने वेस्टर्न कल्चर भी अडेप्ट किया है। एक टाइम पे था हम नफरत करते थे वेस्टर्न कल्चर से, हम बोलते थे कि नहीं, हमें वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट ही नहीं करना है, ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंस ले रहे थे हमने बोला कि नहीं, वेस्टर्न कल्चर हमें अडेप्ट ही नहीं करना है, हम कितना वो करते थे, बट नहीं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज को अडेप्ट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम चीजें और अच्छी होती जा रही है, और ज्यादा डेवलपमेंट होती जा रही है। जितनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी सोसाइटी में उतनी ज्यादा इवेल्युएशन होती जाएगी, ठीक है। उसमें कहा गया कि किनशिप एंड फैमिली वर द अर्लीस्ट बॉन्ड्स यूनाइटिंग मैन विद मैन। किनशिप और फैमिली, ये दोनों जो चीजें है ना, सबसे ज्यादा इंसान को ये जोड़ के रखती है। फैमिली तो हम सबको पता है, मेंबर्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, मेंबर्स हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है, ये होती है हमारी फैमिली, ठीक है। कुछ हमारे ब्लड रिलेशन वाली फैमिली होती है, कुछ हमारी कॉर्पोरेट सोसाइटी फैमिली होती है, जिनके साथ हम मिलजुलते हैं या जिनके साथ हमारी थिंकिंग मिलती है, जिनके साथ हमारी सिमिलरिटीज मिलती है, ठीक है। किनशिप, किनशिप मीन्स कि मतलब किनशिप आप ये समझ लो कि एक क्लैन, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लैन, ठीक है। किनशिप मीन्स पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज, ठीक है, वही ना, एक क्लैन समझ लो आप कि जो किनशिप है ना, उसमें डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप्स और डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप्स एंड डिफरेंट कल्चर्स, जिसमें किनशिप में, ठीक है, मतलब डिफरेंट सोशल रिलेशंस हमारे बनते हैं। जैसे फैमिली मैंने आपको बता दिया ना कि हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, तो उनके साथ हमारी फैमिली बनती है, बट हम किनशिप के थ्रू भी फैमिली बनाते हैं। जैसे हमारे किसी के साथ हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहां पे हम 10 फ्रेंड्स हैं या 10 कोलीग्स हैं, हम जब उनके साथ मिलजुलते हैं, जब उनके साथ एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो हमारी वहां पे भी फैमिली बन जाती है, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि हमने ओरिजिन ऑफ सोसाइटी में 5 थ्योरीज पढ़ी। फर्स्ट वन इज डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड इवैल्यूएशन थ्योरी। अब हमें जो इनके मेन पॉइंट्स हैं हमें वो याद रखने, क्योंकि एग्जाम में हमें पूछ सकते हैं कि बताओ, वो हमें एक एग्जाम जैसे वो हमें एक पॉइंट दे देंगे, बताओ कि क्रिएशन ऑफ गॉड जो थ्योरी है वो किसने, कौन सी थ्योरी का वो पार्ट है, वो हमें ऑप्शन देंगे, डिवाइन, फोर्स या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी थ्योरी का है, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी को किन फीचर्स में डिवाइड किया गया है, कि हमारी सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज सोशल इंटरेक्शन, कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में। कैसे? इंटरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे। कॉपरेशन, हम एक दूसरे की चीजों में कॉपरेट करेंगे। या तो हम कंफ्लिक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स में, मतलब कि हमें किसी का काम पसंद नहीं आया तो उसको जाके बोल दो, हम उसके साथ एग्री नहीं होंगे। तो ये 3 चीजें होती हैं हमारी सोसाइटी में इंटरेक्ट करने के लिए। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज कॉपरेशन एंड थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट। वो पूछ सकते हैं, एग्जामिनर हमें पूछ सकता है कि बताओ कम्युनिकेशन, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ये कौन से टाइप का फीचर है। वो बोलेगा ये सोशल स्ट्रक्चर है, हम बोलेंगे नहीं, ये सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोशल स्ट्रक्चर, कि सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स में है, रिलेशनशिप्स हैं हमारे,
रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, मतलब रिलेशनशिप्स में आप लगा लो फैमिली, इंस्टीट्यूशंस में आप लगा लो एजुकेशन, एंड रूल्स में आप लगा लो हाउ रिलीजन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस कैसे हमारा क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। कल्चर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम एक दूसरे के कल्चर को बिलीव करते हैं, वैल्यूज करते हैं, हमारे अपने अपने कस्टम्स हैं, हमारे अपने अपने ट्रेडिशंस हैं जो हमें डिफाइन करते हैं, जो हमें सोसाइटी में एक आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है। ग्रुप मेंबरशिप, ठीक है। इंडिविजुअल्स बिलोंग टू वेरियस ग्रुप्स, हम बहुत सारे वेरियस ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं। फॉस्टरिंग करते हैं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी, हमारी अपनी आइडेंटिटी है। जैसे अब मैं हूं, हमारे एक क्लैन होगा, जैसे आपको पता है कि हमारे वर्ण में 4 वर्ण आते हैं। अब हम किसी भी वर्ण से बिलोंग कर सकते हैं, हमारा कोई भी अपना अलग अलग ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ग्रुप मेंबरशिप है हमारी, जो हमारे वर्ण के लोग होंगे, हमारी उनके साथ किस तरह से इंटरेक्शन होगी या किस तरह से क्या होगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या होगा, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट, ये लोग हमारी लाइफ में या ये लोग सोसाइटी में क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपको सोसाइटी को समझने के लिए बस 5 चीजों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर, कल्चर, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दीज आर द 5 मेन पॉइंट्स जो सोसाइटी को इलैबोरेट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, मैंने आपको अभी पहले ही ऊपर पढ़ा चुकी हूं मैं ये। जैसे फर्स्ट वन इज हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, सोसाइटी में रहने के लिए, कोई काम करने के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंड है। हम खुद से तो कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें वर्क करना है, अगर जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा खुद का चैनल नहीं है, मैं खुद वर्क के लिए किसी पे डिपेंड हूँ। वी आर इंटरडिपेंड, ठीक है। हम सोसाइटी में कॉपरेशन और कन्फ्लिक्ट के साथ रहते हैं। या तो हमें अगर किसी की बात पसंद आती है तो हम उसके साथ कॉपरेटिव रहते हैं, नहीं पसंद आती तो हम उसके खिलाफ डिसएग्रीमेंट कर लेते हैं, हाँ हमें नहीं पसंद, ठीक है। वी आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, एब्स्ट्रैक्ट मीन क्वालिटी। सबकी अपनी अपनी डिफरेंट क्वालिटीज हैं सोसाइटी में, ठीक है। हम किसी को नहीं बोल सकते कि तुम ऐसे नहीं ऐसे रहो। सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, stratification means the way that people are ranked and ordered, ठीक है। मतलब satisfaction means way that people are ranked and ordered, मतलब सोसाइटी में किसका कैसा रैंक है और उस रैंक को किस हिसाब से रखा गया है, ठीक है। ये हम आगे पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ स्ट्रेटिफिकेशन की। जैसे कि हम देखते हैं कि फैक्टर्स देखते हैं इसमें हम कि किसी की वेल्थ कितनी है, एजुकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उस इंसान का, ठीक है। ये इंडिविजुअल का हम देखते हैं, ठीक है। ये खुद में एक जो सिस्टम ऑफ ये स्ट्रेटिफिकेशन टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। हमारा यहाँ पे एक दूसरे के साथ कैसे हम इंटररिलेट और इंटरडिपेंड होते हैं, ये पूरा का पूरा एक वेब है, बिकॉज वी आर इंटरडिपेंड ऑन अदर पर्सन। ये एक जाल जैसा है पूरा का पूरा, ठीक है। लाइकनेस, हमें किसी की चीज पसंद आती है। डिफरेंसेस, हमारे लोगों के थॉट्स नहीं मिलते, उनके साथ हमारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, हम कैसे कॉपरेट करते हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर मतलब इंसान को कैसे अलग अलग कामों में, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एंड सोशल कंट्रोल, कि हम कैसे अपनी थिंकिंग पे, अपनी चीजों पे सोसाइटी में कंट्रोल रखते हैं। ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। हम ये ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगी ये, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट थिंग इज, जैसे हमने पढ़ा कि सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who shared a common culture and interact with each other. First, it is an abstract and dynamic concept based on interdependence, cooperation and conflict. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि जो सोसाइटी है वो एब्स्ट्रैक्ट है, एवरीवन हैज हिज ओन क्वालिटीज एंड डायनेमिक, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है।
जो एक दूसरे पे इंडिविजुअल एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं, कॉपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर कैसे? सोसाइटी इज एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नॉट tangible but can be felt through the interaction of its members, ठीक है। ये टेंजेंट नहीं है, मतलब एक दूसरे के बीच में ना, मतलब टेंजेंट यानी एक दूसरे में फंसा हुआ नहीं है सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे सब अपना, हम सबके साथ ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मेरी दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और आगे एक और मेरा फ्रेंड है। अब ऐसा नहीं कि अगर मेरे फ्रेंड को इन दोनों के साथ इंटरेक्ट करना हो तो वो मेरे पे डिपेंड है कि नहीं मैं इनके साथ इंटरेक्ट करूंगा, नहीं, वो खुद जाएगा, वो खुद जाके इन दोनों के साथ बात कर लेगा। सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट में है ना, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, सब एक दूसरे के साथ खुद इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक इन नेचर, सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ सोसाइटी इवॉल्व होती जा रही है। हम ये नहीं बोल रहे कि जो पुरानी आज से जो 90s का टाइम था 20s में भी वही टाइम है, नहीं। आज से 5 साल का टाइम पीरियड कुछ और था, आज कुछ और है। आने वाले 10 दिन में क्या होगा सोसाइटी में कोई नहीं कह सकता, बिकॉज वो कांस्टेंट चेंज होती रह रही है, इवैल्यूएशन होती जा रही है। कंसिस्ट्स ऑफ पीपल, सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। वही हम कॉमन कल्चर शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे को अपने थॉट्स बताते हैं। कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लेक्स इसलिए कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना वो इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, हमें फंक्शन करने के लिए और हमें मेंटेन रहने के लिए, ठीक है। अगर हमें कोई चीज करनी है, अब हमारे घर में लाइट खराब हो जाती है, हम खुद थोड़ी ठीक करते हैं, हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं ना, तो वी आर इंटरडिपेंड ऑन ना, उसके ऊपर डिपेंड है ना हम, तो कॉम्प्लेक्स है। इंटरडिपेंडेंस है कि एवरी मेंबर हैज बेस्ड ऑन इट्स मेंबर वेयर ईच मेंबर रिलाइज टू अदर्स टू फुलफिल देयर नीड्स, मतलब हर एक इंसान को यहाँ पर वो अपनी जो भी नीड्स हैं वो खुद फुलफिल कर सकता है, ठीक है। कॉपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट, मतलब हम दोनों चीजें करते हैं, हम कॉपरेट भी रहते हैं सोसाइटी में और कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। सोशल कंट्रोल, मतलब हम दूसरे की वैल्यूज को समझते हैं, नॉर्म्स को समझेंगे, हम उनके बिहेवियर को रिस्पेक्ट करेंगे। कंसिस्ट ऑफ कल्चर, हम एक दूसरे के साथ अपने वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम, ट्रेडिशंस शेयर करते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट इज म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस, जिसकी वजह से हम सोसाइटी में सबसे अच्छे तरीके से रह सकते हैं, वो म्यूचुअल इंटरेक्शन। जब तक हम किसी के साथ प्यार से बात नहीं करेंगे, उसकी बात में एग्री नहीं करेंगे या उसके साथ उसको अपनी बात नहीं समझाएंगे, हम तब तक सोसाइटी में आराम से या प्यार से नहीं रह सकते। हमारे कंफ्लिक्ट हो जाएंगे अगर हम किसी के प्यार से किसी के साथ बात नहीं करेंगे या उसकी चीज को समझेंगे नहीं और बोलेंगे कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, तुम गलत बोल रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमें मिलजुल के सोसाइटी में रहना होता है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी कितने टाइप्स की है। यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज में शो किया हुआ है कि सोसाइटी कितने टाइप्स की है। द फर्स्ट वन इज, ओके, द फर्स्ट वन इज फ्रोगेगिंग सोसाइटी, जिसमें आपने देखा है कि हम बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ये वो सोसाइटी है जब मैन एप के रूप में था। किसके रूप में बोला जाता है? मैन को एप बोला जाता था इस टाइम पे। और फ्रोगेगिंग सोसाइटी वो होती है जब जो ह्यूमन टाइप्स होता है ना इसका, जो फ्रोगेगिंग सोसाइटी आर दैट टाइप्स ऑफ ह्यूमन that relies on wild plants and animals for their survival, ठीक है। फ्रोगेगिंग सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहां पर जो इंसान होगा उसको जीने के लिए वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेजाइल फ्रोगेगिंग सोसाइटी के बाद इंसान आया पेस्ट्रोल सोसाइटी में। पेस्ट्रोल सोसाइटी में आके उसने क्या किया, एक मिनट में स्क्रीन थोड़ी ऊपर करके, हमें थोड़ी स्पेस, ओके, ठीक है। पेस्ट्रोल सोसाइटी में देखा कि इवेल्युएट हो गया इंसान, ठीक है। यहां पर वो डिपेंड होने लगा हर्डिंग में,
ठीक है। पेस्ट्रोल सोसाइटी में जो ह्यूमंस थे वो डिपेंड होने लगे हर्डिंग ऑफ एनिमल्स में, ठीक है। हर्डिंग ऑफ एनिमल्स मीन्स उन्होंने जानवरों को पालना पोसना शुरू कर दिया। इसमें वो डिपेंड होते थे अपने खाने के लिए, इस सोसाइटी में वो जानवरों पे डिपेंड थे अपने फूड के लिए। बट इस सोसाइटी में, पेस्ट्रोल सोसाइटी में, उन्होंने हर्डिंग ऑफ एनिमल्स मतलब उन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया जानवरों को, ठीक है। उसके बाद आती है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में उन्होंने अपने आप को मतलब फूड वगैरह खाना स्टार्ट किया। उनको यहाँ पे पता लगा कि नहीं, खाने को पकाकर भी खाते हैं। फिर वो एग्रीकल्चर पे आ गए, उन्होंने खुद खाना लगाया, उसको पकाया, खाया। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ एग्रीकल्चर के बाद। फिर आगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मशीनें। और आज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तो बिल्कुल ही हम डिपेंड हो गए ना मशीन्स के ऊपर, कि हमें हर एक काम मशीन्स के थ्रू हो जाता है। पहले फैक्ट्रीज में जहाँ पे वर्कर्स की ज्यादा जरूरत होती थी, आजकल वर्कर्स का काम भी मशीन्स कर रही हैं। इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं हम लोग। अब हम इस चीज को समझते हैं कि क्या टाइप्स है सोसाइटी की, ठीक है। There are different types of societies that exist in the world. Sociologists classified society based on their level of technology, communication, economy. ठीक है, some types. First हमने जैसे पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा था पेस्ट्रोल सोसाइटीज में पढ़ा था हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज होती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी आज बनी है, नहीं, सोसाइटी बहुत पहले से थी। बट उस टाइम पे लोगों की सोसाइटी कैसे होती थी, या लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते थे। These societies are the simplest types of societies. जो ये सोसाइटीज थे ना, सबसे सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ सोसाइटी बोला जाता था हंटिंग एंड गैदरिंग को। दैट इज एग्जिस्टिंग टुडे, ये आज भी एग्जिस्ट करती है। बट दैट मे बी रिगार्डेड एज सबसे ओल्डेस्ट सोसाइटी बोला जाता है इसको, बिकॉज इसमें जो ह्यूमंस थे वो डिपेंड होते थे हंटिंग और गैदरिंग में, उनके जिंदा रहने के लिए, उनके सर्वाइव के लिए। वो क्या करते थे, पीपल इन दिस कम्युनिटीज हंट फॉर फूड as well as harvest plants and other vegetation. They have almost no belonging except for you, some basic hunting and gathering tools. Everyone is required to assist in hunting for food and share what they discover in order to secure their collective survival. मतलब इस सोसाइटी में क्या होता था, जो लोग थे ना वो डिपेंड रहते थे अपने खाने के लिए हंटिंग और गैदरिंग पे। हंट करेंगे और मिलजुल कर बैठ के खाएंगे। और फिर उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने प्लांट्स को हार्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और जब उन्होंने हार्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने हंटिंग के लिए टूल्स बनाना स्टार्ट किए, ठीक है। और जैसे एक इंसान ने कोई टूल बना लिया और उसको पता लगा कि नहीं, मैं भाला बनाकर किसी को मार सकता हूं, या मैं इस चीज के साथ खेत में सब्जी उगा सकता हूं, तो उसने वो चीज असिस्ट की आगे। जो उसने डिस्कवर किया था ना, उस चीज को उसने आगे दूसरे लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। तो ये भी सोसाइटी हुई ना, कि एक इंसान ने क्या सीखा, वो शिकार पे गया, उस शिकार मार के लाया, उसने और 3-4 लोगों के साथ बैठ के वो चीज खाई। फिर जब उसने सब्जी लगाना सीखी तो उसे लगा कि नहीं यार, अगर ये चीज मैं लगा सकता हूँ तो मैं दूसरों को क्यों ना बताऊं कि ये कैसे लगता है। सोसाइटी डिपेंड ऑन ईच अदर, और एक दूसरे को सिखाया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पास्टोरल एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। अब इसको पहले रब कर लेती हूँ, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। पास्टोरल और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में क्या था, ये कौन सी सोसाइटीज थी, दोज हुज लाइवलीहुड, जिनका रहने का, जो उनका रहने का तरीका था ना, वो पास्चरिंग ऑफ एनिमल्स पे चला गया। पहले लोग हंटिंग पे रहते थे, फिर उनका लिवलीहुड पास्चरिंग ऑफ एनिमल्स, वाइल हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज हो गई, जिसमें वो रिले करने लगे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के साथ। मतलब वो जानवरों को पालने लगे, और जब वो खेती बाड़ी करने लगे तो वो क्रॉप्स को उगाने लगे। और दीज सोसाइटीज आर मोर एडवांस्ड देन हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग और गैदरिंग से ज्यादा एडवांस सोसाइटी हो गई है, ठीक है, बिकॉज दे हैव मोर स्टेपल फूड सप्लाई, आर एबल टू प्रोड्यूस अ सरप्लस। मतलब वो लोग इतना फूड को उगाने लगे थे ना कि वो उसको सप्लाई करने लगे थे, उनके पास इनफ फूड था
सरप्लस बेचने के लिए, तो वो क्या करते थे, सरप्लस कैसे करते थे, वो ट्रेड और सोल्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वो इस फूड को बेचने लगे। जैसे एक बंदे ने चावल उगाए, एक ने कुछ हथियार तैयार किए, एक ने कुछ और वो दूध वगैरह की प्रोडक्शन कर ली, तो वो अपना सामान इसको देते थे, अपना सामान इसको देते थे। इकोनॉमी नहीं ना थी तब, पैसा नहीं था तब, सरप्लस ट्रेड चलता था। मतलब एक दूसरे से चीजें खरीदने के लिए हमारे पास जो चीज होगी हम दूसरे को देंगे, जो उसके पास होगी वो हमें देगा। इस तरह से ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि पैसे तो तब थे ही नहीं, इकोनॉमी से तब कोई रिलेट करता ही नहीं था। ठीक है, ये हो गया हमारी सेकेंड टाइप ऑफ सोसाइटी, जिसको पैस्टोरल एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज बोला गया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर सोसाइटीज। फिर डेवलपमेंट हुई थोड़ी सी, फिर आ गया हमारा एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर आया तो लार्ज स्केल पे फार्मिंग होने लगी, लोगों को पता लग गया खेती कैसे करते हैं। भाई लोगों ने अपने खेतों में चावल, कनक, बीज, राइस, बार्ले सब कुछ लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ प्लोइंग एंड ड्राफ्ट एनिमल्स टू कल्टिवेट क्रॉप। मतलब उनको पता लगे खेती कैसे करते हैं, उन्होंने कुल्हाड़ियां बना दी, उन्होंने मशीन, वो क्या कहते हैं उसमें, वो लगाया होता है ना एनिमल के पीछे, हल खेत जोतने के लिए हल बना दिया, प्लो बना दिया। एनिमल्स के हेल्प से उन्होंने क्रॉप्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। और एग्रीकल्चर सोसाइटीज ने लार्ज सरप्लस कर दिया हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज को, और इन्होंने सपोर्ट किया लार्जर पॉपुलेशन को। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर ने, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जैसे हॉर्टिकल्चर आया था, पास्चरिंग ऑफ एनिमल्स वगैरह होती थी। ठीक है, थोड़ा बहुत लोगों को क्रॉप का कल्टीवेट करना आता था, बट जब उन्होंने अपनी गैदरिंग, अपने जो स्टेबल फूड को दूसरों के साथ अपने आइडियाज को शेयर किया कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो ये चीज को लार्ज स्केल पे करने लगे। लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्केल पे फार्मिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर था ये मोर कॉम्प्लेक्स होता गया। मतलब एग्रीकल्चर ने एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री यहाँ पे हमारी सोसाइटी में रोल प्ले कर लिया, मतलब सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होने लगा पुराने टाइम पे। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद आ गई इंडस्ट्रियल सोसाइटी। भाई इंडस्ट्रीज आ गई, जब इंडस्ट्रीज आई तो मशीन्स आ गई, इंसानों का काम मशीनों ने ले लिया। जैसे पहले खेत में मशीन्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, मशीनों पे बड़े बड़े कारखानों में कपड़ा बनने लगा मशीनों से, पहले लोग हाथों से बनाते थे। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज ने सरप्लस कर लिया, मतलब एग्रीकल्चर को क्रॉस कर दिया एग्रीकल्चर सोसाइटीज को, और इसने और ज्यादा लोगों को लार्ज पॉपुलेशन में सपोर्ट करने लगे। कैसे कि जो आप पहले मुझे चीज बताइए, जो आप खेतों से खेती बाड़ी करते थे, वहां पर वही खेती बाड़ी ट्रैक्टर ने करना स्टार्ट कर दी, तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना स्टार्ट कर दिया। जब ज्यादा से ज्यादा अनाज हमारी सोसाइटी में उगने लगा तो हमारी सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा तरक्की होने लगी, लोग ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों को काम मिल गया ना करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आई हमारी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या हुआ कि जैसे ही इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादातर लोगों को पता लगना स्टार्ट हुआ, हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज होने लगी। मतलब हमने डिजिटल टेक्नोलॉजीज का काम, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारा काम आसानी कर दिया। मतलब जो काम हम पहले हाथों से करते थे वो जब मशीनों ने ले लिया इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के टाइम पे, और फिर जब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आई तो हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई कि हम और एग्रीकल्चर को कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, हमने कंप्यूटर्स आ गए, कंप्यूटर्स के यूज से हमने अच्छी डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया, हमारा काम और अच्छा होने लगा। और जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज थी उसने, वो इतनी एबल हो गई कि वो लार्ज सरप्लस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को उसने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी, उस इंडस्ट्रीज के नीचे छोटी छोटी फैक्ट्रीज, कोई कपड़े की फैक्ट्री है, कोई जूते की फैक्ट्री है, कोई बैग्स की फैक्ट्री है, कोई खाने का सामान फैक्ट्री से बन के आ रहा है। ठीक है, मतलब आपने देखा कि कैसे टाइम टू टाइम कितनी ज्यादा इवैल्यूएशन हुई हमारी सोसाइटी में। एक टाइम वो था जब हम हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, मतलब कच्चा मांस खा लेते थे, हमें पता ही नहीं होता था खाने को पकाते कैसे हैं।
उसके बाद हमने सीखा कि नहीं, ये खाना है, इसको हम पकाकर खा सकते हैं। हमने क्रॉप्स लगाई, और हमने क्रॉप्स लगाई, फिर हमें लगा कि नहीं यार, हम और क्रॉप्स लगाते हैं। जब और क्रॉप्स लगाने हम स्टार्ट हुए, तो हमने उनका ट्रेड स्टार्ट कर दिया, किसी को देना, किसी से लेना, बेचने, लेन देन करने लगे। जब लेन देन करने लगे, फिर हमारी सोसाइटी में वैल्यूएशन हुई, हम एग्रीकल्चर को हमने अपना लिया। जब हमें पता लगे कि नहीं, खेती ऐसे होती है, तो हमने लार्ज स्केल पे फार्मिंग करना स्टार्ट कर दी। जब लार्ज स्केल पे फार्मिंग करना स्टार्ट कर दी, तो हमें पता लगा कि नहीं, जानवरों की मदद से हम खेत भी जोत सकते हैं। हमने उनकी हेल्प ली। फिर उसके बाद हमें पता लगा नहीं, इंडस्ट्रीज आई। जब इंडस्ट्रीज आई, हमें लगा कि क्यों जानवरों को वो करना, मशीन्स आ गई। मशीन्स ने हम लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दी खेती बाड़ी करने में। और जो काम तब 20-50 लोग करते थे, फिर जब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी। और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी, उनके नीचे सबको छोटा छोटा काम मिल गया करने के लिए। सबने अपने छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और एग्जामिनर हमें एग्जाम में ये पूछ सकता है कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी कौन सी होती है, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। हमें ये याद रखना कि किस सोसाइटी में क्या रोल प्ले किया है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी तो हमने पढ़ी कि हाँ भाई, सोसाइटी क्या होती है, ठीक है। बट हम जहां रहते हैं, हमें वो तो पता, ये जो हमने सोसाइटी पढ़ी है, तो हमने ओवरऑल पढ़ी ना, ये हमने ओवरऑल पढ़ी कि पूरे वर्ल्ड में कैसे लोग रहते हैं, पूरी वर्ल्ड की सोसाइटी कैसे रोल प्ले करती है। बट जहां हम रहते हैं, इंडिया, अब हम पढ़ेंगे कि हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी है। हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या है जो हमें सबसे डिफरेंट बनाता है बाकी वर्ल्ड से। क्या हमें सबसे डिफरेंट बनाता है इंडियन सोसाइटी में? सबसे ऊपर हम देखते हैं कि ये है हमारी इंडियन सोसाइटी, ठीक है। हमारी इंडियन सोसाइटी में सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है कल्चर डाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं और डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं। हमारा कल्चर सबसे डाइवर्स है पूरे वर्ल्ड में। आप इसको नंबर 1 बोल सकते हो। कल्चर डाइवर्सिटी में इंडिया नंबर 1 पे आता है। फिर कल्चर डाइवर्सिटी के बाद आती है हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे रिलीजन रोल प्ले करते हैं। 4 रिलीजन्स, हिंदू, इस्लाम, सिखिज्म एंड क्रिश्चियंस। कैसे ये चारों रिलीजन्स मिलजुल के इंडिया में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस डाइवर्सिटी के बाद आती है सोशल स्ट्रक्चर, कि हमारे इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, जिसमें हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कास्ट सिस्टम, कि हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम कैसा है। हमारे यहाँ पे नंबर 1 पे ब्राह्मण्स हैं, फिर क्षत्रियज हैं, फिर वैश्यज हैं, फिर शूद्रज हैं, फिर दलित्स हैं, जिनको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। हमारे यहाँ पे सबको डिवाइड किया गया है उनके सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर के बाद हमारे यहाँ पे क्लास की डिविजन्स क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर्स क्या है, जैसे डिविजन्स क्या है हमारे, इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन एंड अर्बन रूरल डिवाइड। यहाँ पे एक शहर में 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, अर्बन, रूरल। यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज होंगी, यहाँ पे थोड़ी कम फैसिलिटीज होंगी, ठीक है। उसके बाद फैमिली हमारी डायनेमिक है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे ज्वाइंट फैमिलीज हैं, एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, ठीक है। फिर फैमिली चेंजिंग स्ट्रक्चर भी है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली एंड डबल इनकम हाउस होल्ड्स। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स जो सिंगल फैमिली होती है, जिसमें मदर फादर और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं। हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेशन किए जाते हैं, दिवाली है, होली, ईद, क्रिसमस। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कैसे एक दूसरे के कल्चर्स की और वैल्यूज और नॉर्म्स का बिलीफ में हम ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ पे सेरेमनीज एंड रिचुअल्स होते हैं, वेडिंग्स होती हैं, रिंग सेरेमनीज होती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल डांसेस है, आर्ट है, म्यूजिक है। मॉडर्न इन्फ्लुएंस कैसे है, ग्लोबलाइजेशन को हम प्रमोट करते हैं और उस ग्लोबलाइजेशन का हमारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे। हमने टेक्नोलॉजीज को अपनाया है। एजुकेशन एंड करियर में सबसे ज्यादा राइजिंग लिटरेसी रेट है। यहाँ पे डाइवर्स करियर ऑप्शंस हैं, हर इंसान अपने अपने करियर में हर चीज को हम अपना करियर ऑप्शन मान के चलते हैं। बट हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर इतने सारे पॉजिटिव आउटकम्स है ना, तो एक नेगेटिव आउटकम्स भी होगा, जिसको हम चैलेंजेस बोलते हैं। क्या चैलेंजेस है यहाँ पे? सोशल इनइक्वालिटी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो आज तक हमारे इंडिया में होता है। सोशल इनइक्वालिटी भी है
और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बड़े सारे लॉज बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आया हो कि मैंने आपको सोसाइटी में क्या पढ़ाया। जो हमने ऊपर पढ़ा वो हमने पढ़ा कि वो पूरी ओवरऑल सोसाइटी क्या है, कैसे हम सोसाइटी को समझते हैं, कैसे सोसाइटी हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, और लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इंडियन सोसाइटी कि कैसे ओवरऑल सोसाइटी को इंडियन सोसाइटी ने डाइवर्सिफाइड करके बताया हुआ है कि हमारे यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिफिकेशन है, रिलीजियस है, क्लास डिविजन्स हैं, फैमिली डायनेमिक्स है, स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, और अगर इतने सारे गुड आउटकम्स हैं तो एक नेगेटिव आउटकम भी होगा, चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में। ठीक है, अब हम अपना लेक्चर टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको मेरे आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ भी मुझसे शेयर करना हो, तो अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको वहां पे आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगी। और एट लास्ट मैं आपको दोबारा यही बोलना चाहती हूँ कि प्ले स्टोर से हमारी ऐप टारगेट जेके एग्जाम्स आप डाउनलोड करें। वहां पर हमारा सुपरवाइजर का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जहां पे हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और 1-on-1 इंटरेक्शन भी आपके साथ कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू।